हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लैब आरसीसी का एक प्लेट एलिमेंट होता है। ये नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप में होता है। इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर स्लैब दो तरीके की होती हैं। पहली होती है वन वे स्लैब, दूसरी होती है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब कौन सी होगी, ये उसके सपोर्ट कंडीशंस और उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अगर स्लैब सिर्फ दो साइड्स पे सपोर्टेड है, मान लीजिए इस साइड पे सपोर्टेड है, तो ये स्लैब इस डायरेक्शन में बेंड करेगी, इस डायरेक्शन में शॉर्टर डायमेंशन में बेंड करेगी, तो ये वन वे स्लैब हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर स्लैब चारों कोनों पे सपोर्टेड है, तो हम लोगों को एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो चेक करना पड़ता है। अगर वो एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो स्मॉलर देन 2 आता है, तो वो स्लैब टू वे स्लैब हो जाएगी। अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन 2 आता है, तो वो स्लैब वन वे स्लैब होगी। यहाँ पे एल वाई हमेशा बड़ी डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, जबकि एल एक्स को हम लोग छोटी डायमेंशन के लिए कंसीडर किया जाता है। इसीलिए हमेशा जो हम लोग मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब एल एक्स की डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जबकि ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट वन वे स्लैब में हम लोग एल वाई की डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि टू वे स्लैब में हम लोग जो मेन इन्फोर्समेंट होता है वो एल वाई और एल एक्स दोनों ही डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन बीम एंड स्लैब। स्लैब इज एनालाइज्ड एज ए 1 मीटर वाइड बीम। हम स्लैब को हमेशा एक 1 मीटर वाइड बीम के तरह से कंसीडर करके एनालाइज किया जाता है। स्लैब में कोई कंप्रेशन इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। स्लैब में ना ही शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू लोअर शेयर स्ट्रेस। टेम्परेचर इन्फोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये टेम्परेचर इन्फोर्समेंट या ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट तो हम लोग कह सकते हैं। और जो थिकनेस ऑफ द स्लैब होती है वो बीम के कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग IS 456 क्लॉज 2.2 का सहारा लेते हैं। पहला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। मान लीजिए ये हमारी स्लैब या फिर बीम है और ये दो सपोर्ट जिनकी की विड्थ W है उन पर सिंपली सपोर्टेड है, और हमारी स्लैब की या बीम की जो डेप्थ है वो D है और जो क्लियर स्पैन है की लेंथ L0 है। तो जो L इफेक्टिव होती है वो हमेशा L0 प्लस D, L0 प्लस डी या फिर L0 प्लस W में से जो मिनिमम होता है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट केस होता है कॉन्टिन्यूस बीम और स्लैब का। जब हमारा जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो L0/12 से कम हो, तो हमारा जो L इफेक्टिव कैलकुलेट करने का वो तरीका होता है वो हमेशा सिंपली सपोर्टेड की तरह ही होता है, जिसमें कि पहला होता है L0 प्लस डी और नेक्स्ट होता है L0 प्लस W में से जो मिनिमम होता है। लेकिन जब हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट ग्रेटर देन L0/12 हो जाता है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं, जिसमें से पहला होता है कि अगर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कॉन्टिन्यूस हो और बोथ एंड कॉन्टिन्यूस या फिर इंटरमीडिएट स्पैन हो। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है कि ये एक तरफ तो हमारी स्लैब या फिर बीम फिक्स्ड है और उसके बाद अदर जो सपोर्ट हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, या फिर जो दोनों ही सपोर्ट हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, तो वो होता है वो L0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा एक एंड डिसकंटिन्यूस है और अदर एंड कॉन्टिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस से मतलब हमारा एक एंड अगर सिंपली सपोर्टेड है और अदर कॉन्टिन्यूस है, जैसे इसमें यहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड है या कह लीजिए डिसकंटिन्यूस है और अदर सपोर्ट्स पे हमारी स्लैब या बीम कॉन्टिन्यूस है, तो जो हमारा L इफेक्टिव होता है वो होता है मिनिमम ऑफ L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2। मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके बराबर हमारी L इफेक्टिव हो जाएगी। अगर हमारी स्लैब कॉन्टिलीवर होती है तो हमारा जो L इफेक्टिव होता है शुड बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ L0 प्लस D/2 और इक्वल टू द L0 प्लस W/2। तो इनमें से जो मिनिमम होता है उसके बराबर हमारा इफेक्टिव स्पैन हो जाता है कांटिलीवर के केस में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्लैब में ये देखते हैं कि हमारी जो स्लैब है वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की मदद से रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब को कैलकुलेट करते हैं, जिसकी की वैल्यू हम लोगों को FE 250 और FE 415 के लिए डिफरेंट स्लैब सपोर्टिंग कंडीशंस पर, जैसे लाइक कांटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए गिवन होती है। जिसमें कांटिलीवर के लिए ये वैल्यू FE 250 के लिए 12 और FE 415 के लिए भी 12 होती है। सिंपली सपोर्टेड के लिए FE 250 के लिए 35 और सिंपली सपोर्टेड के लिए FE 415 के लिए 28 होती है, और कॉन्टिन्यूस के लिए FE 250 के लिए 40 और FE 415 के लिए 32 होती है। इसका ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब कंडीशन है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की वैल्यू होगी वो 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से हमको जो D की वैल्यू मिलेगी वो D रिक्वायर्ड होगा। हम अपनी स्लैब की जो डेप्थ होगी उससे कम स्लैब की डेप्थ को नहीं रख सकते, और कॉन्टिन्यूस के लिए ये वैल्यू 32 हो जाती है। यहाँ पर जो L इफेक्टिव की वैल्यू रखी जाती है वो शॉर्टर स्पैन ऑफ द स्लैब के बराबर रखी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि
डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में ये जो डेप्थ होती है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? ये ऐसा इसलिए होता है जैसे जो सिंपली सपोर्टेड का जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है 5/384 WL⁴ अपॉन EI। आई की वैल्यू होती है BD³/12, मतलब जितनी ज़्यादा डेप्थ उतनी ही ज़्यादा आई की वैल्यू, जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू उतना ही कम डिफ्लेक्शन, जितना कम डिफ्लेक्शन उतना ही कम क्रैक्स, जितने कम क्रैक्स उतना ही अच्छे से सर्विसिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो हमारा फुलफिल होगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि हमारी स्लैब की जितनी ज़्यादा कम डेप्थ होगी वो उतना ही कम मूवमेंट रेजिस्ट कर पाएगी। इसीलिए हमें स्लैब में डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया निकालना इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए L इफेक्टिव अपॉन D की वैल्यू 32 से छोटी मानी, तो D की इसका ये मतलब हुआ जो D की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए L इफेक्टिव अपॉन 32 से। मान लीजिए हम लोगों ने L इफेक्टिव की वैल्यू 3200 मान ली, तो हमारा जो D आया उसकी वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 mm। ये इसका ये मतलब है कि ये जो हमारी D है ये D मिनिमम है, हमें इतनी डेप्थ तो देनी पड़ेगी अपनी स्लैब में। फिर हम लोगों ने डेड लोड लाइव लोड कैलकुलेट करके MU की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज़ इक्वल टू द WL²/8। उस MU को हम लोगों ने KFC के BD² के बराबर कर दिया। फिर हम लोगों ने जो यहाँ से D निकाला था, मान लीजिए वो हमारा D आया 80 mm, 73 mm आया, उसको हमने 80 mm के अराउंड राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन जो ये D आया ये हमारा D मिनिमम से कम आया। अगर हम लोग 80 mm प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन में जो हमारी स्लैब है वो फेल कर जाएगी। इसीलिए अगर जब 80 mm आती है हमारी स्लैब की तो कैलकुलेशन पे, तो भी हम लोगों को D मिनिमम तो प्रोवाइड करना ही करना है। अगर 100 mm आई तो 100 mm, 115 mm, 120 mm प्रोवाइड करेंगे मान लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता कि D कैलकुलेट करने पे 120 mm आ जाता तो हम लोग 120 mm भी प्रोवाइड कर सकते थे। फिर हमारे पास ये नहीं होता कि मतलब हमें इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी वैल्यू फिर प्रोवाइड कर सकते थे। नेक्स्ट है, स्लैब को कभी भी शेयर के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर हमारी स्लैब शेयर में फेलियर कर रही है तो हम लोग स्लैब की डेप्थ बढ़ा देते हैं, जहाँ पे फॉर्मूला होता है τV = VU/BD, और हम लोग यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज़ करके स्लैब को शेयर में सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है लोड कैलकुलेशन ऑफ द स्लैब। लोड कैलकुलेशन में हम लोग दो तरीके से लोड कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है डेड लोड और सेकंड होता है लाइव लोड। लाइव लोड जो होता है उसकी कंडीशंस हमको गिवन होती हैं नॉर्मली, जैसे फ्लोट फिनिश या फिर और किसी तरह का लोड आ रहा है वो। लेकिन जो डेड लोड कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्लैब है जिसकी कि लेंथ L है, डेप्थ D है और विड्थ V है, तो इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा BDL × γC = द यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट। फिर ये तो हुआ टोटल लोड, लेकिन हम लोगों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह इसको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल w = W/L, कैपिटल W/L, जो हो जाएगा BD × γC, ये हो जाएगा kN/m में। लेकिन हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जो B है वो हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक एजम्पशन देखा था जिसमें ये था कि हम लोग स्लैब को भी एक 1 मीटर विड्थ बीम मान करके डिज़ाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा D × γC की वैल्यू हो जाएगी 25, तो ये हो जाएगा kN/m में D × 25। तो जो हमारा अल्टीमेट लोड निकलेगा वो निकलेगा 1.5 × WD + WL, वेयर WD = D × 25 एंड WL = लाइव लोड, और इसमें हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और हमारे पास अल्टीमेट लोड बन जाएगा 1.5 × WD + WL। इस अल्टीमेट लोड को हम लोग मूवमेंट निकालने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे MU = W × LX² / 8 में हम लोग WU पुट कर देंगे, और LX जो होगा वो शॉर्टर स्पैन होगा। फिर यहाँ से जो मूवमेंट निकलेगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे KFC के BD², जहाँ से फिर हम लोग D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लेंगे, और इस D की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग उस D से कंपेयर करेंगे जो हम लोगों ने डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के द्वारा D निकाली थी। अगर ये D उस D से छोटी आती है तो हम लोग वो वाली D डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से जो D निकली थी वो हम लोग पुट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये D उस D से बड़ी आती है तो हम लोग यही वाली D पुट कर देंगे। मतलब ये कि जो D मैक्स होगी वो D हम अडॉप्ट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AST कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ से जो मूवमेंट मिला था MU = W × LX² / 8, उसको इक्वल कर देंगे 0.87 FY × AST D - FY/FC के × AST/B। यहाँ से हम लोग AST कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो हम लोग मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें जो हम लोग मैक्सिमम डाया ऑफ रॉड प्रोवाइड कर सकते हैं वो होता है D/8, और मिनिमम डाया ऑफ रॉड हम लोग 8 mm की प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी जो स्पेसिंग होगी वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ द 3D और 300 mm,
और उसकी स्पेसिंग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है स्मॉल ए एस टी अपॉन कैपिटल ए एस टी इंटू 1000, जहाँ पे स्मॉल ए एस टी होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार। मतलब जिस डाया की हम लोग बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ हम लोग पुट करके स्पेसिंग निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से जो स्पेसिंग आती है उसे हम थोड़ा कम करके प्रोवाइड करते हैं और फिर उस स्पेसिंग के लिए ए एस टी को अगेन कैलकुलेट करते हैं और उस ए एस टी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम स्टील इन्फोर्समेंट। अगर हम लोग Fe 250 की इस रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा AST मिनिमम होता है वो 0.15% ऑफ BD होता है। BD मतलब क्रॉस सेक्शनल टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लोग Fe 415 या Fe 500 की रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा AST मिनिमम होता है वो होता है 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज इक्वल टू द 0.12/100 इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल D। तो जो हम लोग सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट या फिर टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इट इज़ इक्वल टू द मिनिमम रिइंफोर्समेंट। इसका डाया भी सेम होता है मिनिमम रिइंफोर्समेंट के। अगर हम लोग Fe 215 रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो 0.15% ऑफ BD, Fe 415 या Fe 500 प्रोवाइड कर रहे हैं तो 0.12% ऑफ BD, और जो इसकी स्पेसिंग होती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ 5D और 450 mm। थैंक यू।